बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन से, जो है डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। यानी सॉफ्ट और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स में डिफरेंशिएट करना है। ये क्या होते हैं सॉफ्ट और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स? ये वो फिजिकल सॉफ्टनेस या फिजिकल हार्डनेस की बात नहीं हो रही। यानी आम जिंदगी में हम किन चीजों को हार्ड बोलते हैं? जो बहुत ज्यादा सख्त हो, जिनको डीफॉर्म करना मुश्किल हो, और किनको सॉफ्ट बोलते हैं, जिनको डीफॉर्म करना आसान हो। लेकिन यहां वो पूछ रहा है मैग्नेटिकली सॉफ्ट कौन होगा और मैग्नेटिकली हार्ड कौन होगा। याद रखिएगा, मैग्नेटिकली सॉफ्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं या वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं जो आसानी से मैग्नेटाइज भी हो जाए, लेकिन अगर मैग्नेटाइज हो जाए तो उसके बाद आसानी से डीमैग्नेटाइज भी हो जाए। इन्हें हम कहते हैं मैग्नेटिकली सॉफ्ट हैं। रियलिटी में वो हार्ड ही होंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारे पास द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स व्हिच कैन इजीली मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। जो आसानी से मैग्नेटाइज हो सकते हैं और आसानी से डीमैग्नेटाइज हो सकते हैं, उन्हें हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स का जो हिस्टैरिसीस लूप एरिया होता है वो बहुत कम होता है। और हिस्टैरिसीस लूप एरिया हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम एक ग्राफ बनाए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, जिसमें एक्स एक्सिस पर करंट हो और वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड हो, तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक इस तरह का लूप बनता है। इस लूप को हम हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। और ये लूप का जो एरिया है ना, वो बताता है कि वो चीज कितनी आसानी से मैग्नेटाइज होगी और कितनी मुश्किल से मैग्नेटाइज होगी, या कितनी आसानी से डीमैग्नेटाइज होगी या कितनी मुश्किल से डीमैग्नेटाइज होगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इस लूप का ये जो एरिया है, जिसको मैं आपके सामने शेड कर रहा हूं, देख रहे हैं एरिया बहुत कम है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि यार ये जो एरिया है, क्योंकि ये कम है, तो इसका मतलब ये जो मटेरियल है ये एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की अगर कोई अच्छी एग्जांपल आपने याद रखनी है तो वो याद रखिएगा आयरन। तो आयरन इज ए सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होगा, इसका मतलब आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा और आसानी से डीमैग्नेटाइज होगा। इसलिए इसको हम ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, ताकि ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो आयरन से अगर बना होगा तो वो आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा, आसानी से डीमैग्नेटाइज होगा। तो हमारी एनर्जी उसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में इस्तेमाल या जाया नहीं होगी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। अब अगर आपने इनको समझ लिया तो इसके ऑपोजिट हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। ये कौन होंगे? जो आसानी से मैग्नेटाइज नहीं होंगे, मुश्किल से मैग्नेटाइज होंगे, और एक दफा मैग्नेटाइज हो गए तो फिर आसानी से डीमैग्नेटाइज भी नहीं होंगे, ठीक है। तो द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स व्हिच कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड इजीली आर कॉल्ड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ये आसानी से मैग्नेटाइज और आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं होते। इनकी निशानी क्या है? ग्राफ के ऊपर हम इनको कैसे पहचान सकते हैं? देयर हिस्टैरिसीस लूप एरिया इज वेरी लार्ज। इनका लूप एरिया ज्यादा होगा। तो ये वो हिस्टैरिसीस लूप है, मैंने पहले भी बताया कि हिस्टैरिसीस लूप एक ग्राफ होता है जो हम करंट और उस बॉडी के अंदर बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान बनाते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो हिस्टैरिसीस लूप है इसका एरिया काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट। तो इसका एरिया ज्यादा हुआ, इसका मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए इसको मैग्नेटाइज करने के लिए। और अगर एक दफा मैग्नेटाइज हो गया तो फिर ये आसानी से डीमैग्नेटाइज भी नहीं होगा, तो उसके लिए भी ज्यादा एनर्जी चाहिए। ये ट्रांसफार्मर के कोर में तो इस्तेमाल हो नहीं सकता। तो ये कहाँ होगा? जहां हम चाहते हैं कि जब एक चीज मैग्नेटाइज हो जाए तो फिर डीमैग्नेटाइज ना हो, वहां हम हार्ड मटेरियल्स यूज करते हैं। और उसकी बेहतरीन एग्जांपल वो परमानेंट मैग्नेट्स हैं जो आप लोगों के घरों में मौजूद हैं। वो परमानेंट मैग्नेट बनाए ही इसलिए जाते हैं कि एक दफा वो मैग्नेटाइज हो जाए तो वो आसानी से डीमैग्नेटाइज ना हो। तो वहां हम हार्ड मटेरियल्स जो है या हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वो यूज करते हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल स्टील है। स्टील इज ए हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स का फर्क। आइए अब जरा आगे चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सप्लेन हुक्स लॉ एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी।
हुक्स लॉ क्या होता है, जरा देखें। ये मेरे पास एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इसमें एक्स एक्सिस पर हमने स्ट्रेन और वाई एक्सिस पर हमने स्ट्रेस ली, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का ये पहला हिस्सा देखिए, ओ से ए तक। आप देख रहे हैं ओ से ए तक हमारे पास जो लाइन है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की, वो बिल्कुल स्ट्रेट है। इसका मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ जो है वो रीजन ओ ए में स्ट्रेट है। और स्ट्रेट क्या बताता है, स्ट्रेट निशानदेही करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशनशिप की। इसका मतलब अगर यहाँ स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायरेक्ट रिलेशन है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये जो हमारे पास रीजन है ना, जहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, हम कहते हैं कि ये हुक्स लिमिट के अंदर अंदर है, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, इसे हम हुक्स लॉ कहते हैं। ये एक लॉ है बकायदा तौर पर। तो जरा देखिए, द पोर्शन ओ ए ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ओ ए ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हमारे पास ये जो पोर्शन है एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, which shows that stress is directly proportional to strain। ऐसे तो जो बता रहा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो रिलेशन है ना स्ट्रेस स्ट्रेन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिस इज रिलेशन इज कॉल्ड हुक्स लॉ। इसे हम हुक्स लॉ कहते हैं, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स दूसरी बात वो पूछता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में आप लोग जानते हैं कि अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेन से डिवाइड कर दूं तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशियो है, कौन कौन सी स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की जो रेशियो है उसे हम यंग्स मॉड्यूलस कहते हैं। और यंग्स मॉड्यूलस को यही जो फॉर्मूला है इसको आप वर्ड्स में लिख दें, द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉड्यूलस एंड इट इज डिनोटेड बाय वाई। अच्छा, यंग मॉड्यूलस कहां होगा, तो अगर आप देखें रीजन ओ ए में लाइन स्ट्रेट है, और अगर लाइन स्ट्रेट होगी तो फिर हमारे पास ये रेशियो जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन की कांस्टेंट आएगी और हम उसे यंग्स मॉड्यूलस कहेंगे। यानी ओ और ए के दरमियान में यंग मॉड्यूलस को डिफाइन किया जा सकता है। अगर आप ए से आगे जाते हैं तो लाइन कर्व है, और कर्व के लिए यंग मॉड्यूलस को डिफाइन नहीं किया जा सकता। यहाँ इंपॉर्टेंट बात, यंग मॉड्यूलस का यूनिट भी है। तो अगर आप चाहें यंग मॉड्यूलस का यूनिट निकालना, तो ऊपर क्या आ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस। स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल जिसे हम बोलते हैं। नीचे आ रहा है स्ट्रेन, स्ट्रेन हैज नो यूनिट, तो फिर हमारे पास यंग मॉड्यूलस का यूनिट भी क्या हुआ, वही यूनिट हुआ जो स्ट्रेस का यूनिट होता है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप लोगों को डेफिनेशन भी लिखनी है दोनों की, फार्मूला भी लिखना है, और ये ग्राफ लाजमी बनाएगा, तब जाकर आपको 2 नंबर मिलेंगे। आइए नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि स्टील रीइंफोर्सिंग इज यूज्ड इन कंक्रीट बीम्स। यानी कंक्रीट की जो बीम्स होती हैं या कंक्रीट के जो पिलर्स होते हैं उनके अंदर स्टील डाला जाता है, इसे कहते हैं स्टील की रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट होता है किसी चीज को सपोर्ट करना जैसे। तो स्टील की जो रीइंफोर्समेंट है या रीइंफोर्सिंग इज यूज्ड इन कंक्रीट बीम टू प्रिवेंट क्रैकिंग। वो क्यों की जाती है, क्योंकि उससे क्रैक नहीं आते। ठीक है, तो बीम हो गई, जो छतों में बीम डलती है, या फिर जैसे पिलर्स हो गए, तो वहां क्रैकिंग से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। आपने देखा भी होगा कि अगर कहीं पर इस तरह की बीम डल रही हो तो वहां पर जब कंक्रीट या सीमेंट वगैरह डाला जाता है उसके अंदर जो है वो स्टील भी डाला जाता है। वो पूछता है ऐसा क्यों करते हैं, एक्सप्लेन व्हाई स्टील रीइंफोर्सिंग शुड बी प्लेस्ड इन अ कंक्रीट बीम। तो हमें क्यों ये करना पड़ता है वो पूछ रहा है। तो याद रखिएगा बच्चों, ये मैंने सारी रीजन आपके सामने लिख दी है। उसके लिए आपको 2 वर्ड्स पता होने चाहिए, और वो क्या है, टेंशन और कंप्रेशन। ये 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ये टेंशन होता है जब किसी चीज को खींचना, ठीक है, जैसे जब आप रबर बैंड को ऐसे खींचते हैं तो ये आप उसमें टेंशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो टेंशन होता है किसी चीज को इस तरह से खींचना, लाइक पुल करना। कंप्रेशन का मतलब होता है दबाना। ठीक है, ये 2 अलग-अलग लफ्ज है, फिजिक्स में इनके अलग-अलग मतलब है। ये मार्कर है और मैं इस मार्कर को ऐसे फोर्स लगाता हूं इधर को, बाहर को, ये मैं क्या प्रोड्यूस करता हूं, ये मैं टेंशन प्रोड्यूस कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस मार्कर को हथेलियों के दरमियान रख के ऐसे दबाने की कोशिश करूं तो ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं कंप्रेशन प्रोड्यूस कर रहा हूं।
आप सोच रहे होंगे दोनों का इफेक्ट एक जैसा होगा, लेकिन एक जैसा नहीं होता। बहुत सी चीजें होती हैं जो टेंशन को बर्दाश्त कर सकती है, कंप्रेस करने पर टूट जाती है। बहुत सी चीज होती है जो टेंशन पर टूट जाती है और कंप्रेस करने पर नहीं टूटती। अब यहां पर भी यही मसला है असल में। अगर आप देखें कंक्रीट जो है ना, मैंने बोला कि कंक्रीट क्या है, कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, ठीक है। तो कंक्रीट जो है उसको अगर हम ऐसे करें तो फिर वो टूट जाता था, वीक है बड़ा। लेकिन अगर हम उसको कंप्रेस करें तो कंक्रीट जो है कंप्रेस होने पर नहीं टूटता। तो टेंशन में वीक है लेकिन कंप्रेशन में स्ट्रांग है। तो ये बिल्डिंग बनाना तो बड़ा खतरनाक होगा कंक्रीट पर, क्योंकि अगर तो दबाव पड़ रहा है बिल्डिंग पर तो मसला नहीं होगा, लेकिन अगर कोई जल्जला आता है और बिल्डिंग थोड़ा सा ऐसे होती तो उसमें टेंशन प्रोड्यूस होगी, टेंशन में कंक्रीट वीक है तो वो बिल्डिंग टूट सकती है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें कंक्रीट के अंदर कोई ऐसा मटेरियल डालना है जो टेंशन में भी स्ट्रांग हो, और वो मटेरियल स्टील है। तो जरा देखें, ऑन द अदर हैंड स्टील इज स्ट्रांग इन टेंशन। अब क्या होगा, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टेंशन ऑफ द कंक्रीट बीम, तो बीम की जो टेंशन है उसको बढ़ाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, द स्टील बार्स आर यूज्ड इन इट, द यूज ऑफ स्टील बार इन कंक्रीट बीम्स प्रिवेंट द बीम फ्रॉम क्रैकिंग। तो फिर वो टेंशन में भी मजबूत हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर स्टील का बीम है, कंप्रेशन उसमें स्ट्रांग रहेगा क्योंकि कंप्रेशन में खुद कंक्रीट बजाते खुद स्ट्रांग होता है। तो इस तरह से हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें क्रैक नहीं आ सकता। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं दोबारा से फर्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब इस शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। व्हाट इज मेंट बाय इलास्टिक लिमिट ऑफ अ मटेरियल। फिर बी पार्ट है, बी पार्ट को भी देखते हैं, लेकिन इलास्टिक लिमिट क्या होती है। देखें, बॉडी जब डीफॉर्म की जाती है, यानी किसी बॉडी को खींचें, तो वो अपनी ओरिजिनल हालत में या ओरिजिनल शेप में वापस आने की कुछ सलाहियत रखती है। और इसको आपने बहुत ज्यादा फील किया होगा जब आप एक रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, क्योंकि रबर बैंड को जब आप स्ट्रेच करते हैं और छोड़ते हैं तो वो अपनी असली हालत में वापस आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये एक हद तक होता है। इसी तरह से स्टील का जो रूलर है, स्टील के रूलर को अगर आप थोड़ा सा कर्व करें और छोड़ें तो वो वापस आ जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा कर्व करेंगे तो फिर नहीं आएगा। तो वो हद जहां तक बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस जा सकती है उसे हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट बेसिकली क्या है कि प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है। अब ग्राफ के ऊपर कहां इलास्टिक पार्ट है बेसिकली ये हम लोगों ने देखना है। तो याद रखिएगा जब मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट बी तक, यानी ये जो ओ बी रीजन बन रहा है सारा, ये इलास्टिक लिमिट है, यानी ये इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर आता है, यानी बॉडी इसके अंदर इलास्टिक बिहेव करेगी। यानी अगर मैं इतनी स्ट्रेस लगाऊं और छोड़ दूं बॉडी वापस आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इतनी स्ट्रेस लगाऊं छोड़ दूं तो बॉडी वापस आ जाएगी, अगर इतनी स्ट्रेस लगाऊं छोड़ दूं बॉडी वापस आ जाएगी। बी तक ऐसा ही होता रहेगा, लेकिन अगर मैं यहां पहुंच जाऊं और इतनी स्ट्रेस लगाऊं तो फिर आप देखेंगे अब बॉडी वापस नहीं आएगी। इसका मतलब अब बॉडी परमानेंट डिफॉर्म हो गई, अब वो इलास्टिक नहीं रही, अब वो प्लास्टिक हो गई। तो स्टूडेंट्स ये होता है बेसिकली इलास्टिक बिहेवियर। तो इलास्टिक बिहेवियर कहां से कहां है, ओ से बी तक बॉडी वापस आने की एबिलिटी रखती है, यानी कि इलास्टिक है। When a stress on the wire increases the change in length, यानी कि strain also increases। ये तुम्हें मालूम है जब हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन भी बढ़ जाती है, इसलिए ग्राफ ऐसे जा रहा है। इन रीजन ओ बी, ये जो ओ से बी तक का रीजन है, इफ द स्ट्रेस इज रिमूव्ड द बॉडी विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। ओ बी का जो रीजन है उसमें खास बात यह है कि जब आप स्ट्रेस हटा देंगे तो बॉडी अपनी असल हालत में वापस चली जाएगी। एंड बॉडी इज सेड टू बी इलास्टिक, हम कहते हैं बॉडी इलास्टिक है, यानी अपनी असल हालत में वापस आ सकती है। और ये कहां तक होगा, पॉइंट बी तक। अगर आपने यहां तक स्ट्रेस लगाई, यानी पॉइंट बी के सामने ये स्ट्रेस का एक्सिस है, तो अगर आपने यहां तक स्ट्रेस लगाई, इतनी जो भी इधर वैल्यू होगी, तो इसका मतलब यहां पर जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जिस पर बॉडी इलास्टिक बिहेव कर सकती है, ठीक है। तो एट पॉइंट बी द मैक्सिमम स्ट्रेस इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इससे ज्यादा अगर आप करेंगे तो फिर इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी और प्लास्टिसिटी आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स बी पार्ट पढ़ते हैं। इन व्हाट वे डज अ मटेरियल बिहेव्स इफ इट ओबेज हुक्स लॉ। मटेरियल को कैसे बिहेव करना है अगर वो हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। और फिर हमें यह भी देखना है कि ग्राफ जो है उसके अंदर हुक्स लॉ कहां है। देखिए हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है कि जिस रेशियो में स्ट्रेस बढ़े उसी रेशियो में स्ट्रेन बढ़े। हमें ये तो मालूम है कि हमारे पास रबर बैंड है, हम उस पर स्ट्रेस लगाएंगे, स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी उसमें। मैं स्ट्रेस ज्यादा करूंगा और ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, मैं स्ट्रेस ज्यादा करूंगा और ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी ना, वो अपनी शेप चेंज करती रहेगी। लेकिन हुक्स लॉ कहता है कि अगर स्ट्रेस
ऐसे बढ़े कि मैं स्ट्रेस को डबल कर दूं तो स्ट्रेन भी डबल हो जाए, मैं स्ट्रेस को 3 टाइम्स कर दूं तो स्ट्रेन भी 3 टाइम्स हो जाए, तो फिर हुक्स लिमिट अप्लाई होती है। तो ये कहां है ग्राफ के ऊपर, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, जिस रेशियो में स्ट्रेस बढ़ेगा उस रेशियो में स्ट्रेन भी बढ़ेगी, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन बता रही है हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, और फिर तो ये यहां तक ही होगा क्योंकि उससे आगे तो लाइन कर्व होगी। तो ओ से ए तक ये हमारे पास हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। ओ से बी तक इलास्टिसिटी थी, यानी इलास्टिसिटी यानी बॉडी जो इलास्टिक है, वापस आने की जो सलाहियत है, वो ओ से बी तक है, लेकिन जो उसकी हुक्स लिमिट है वो सिर्फ ए तक है, यानी जब स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे वो पॉइंट ए तक रहेंगे, ठीक है ना। इन द रीजन ओ ए ये वाला रीजन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट इज मटेरियल इज इलास्टिक एज वेल एज, इलास्टिक तो है ही ना, क्यों, क्योंकि वो वापस तो आ ही सकता है, लेकिन साथ साथ स्ट्रेट लाइन भी है, तो इसका मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। तो ओ ए के अंदर इलास्टिक भी है एज वेल एज ओबे हुक्स लॉ। लेकिन ए से बी देखें, ए से बी मैंने अभी आपको बताया वापस आने की एबिलिटी है क्योंकि इलास्टिसिटी के अंदर तो ये रीजन आ रहा है, लेकिन हुक्स लॉ यहां अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रॉम ए टू बी, ए से बी, स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हमें कैसे पता चला, लाइन कर्व होगी ना, दैट इज मटेरियल डज नॉट ओबे हुक्स लॉ बट स्टिल इलास्टिक, हुक्स लॉ ओबे नहीं कर रहा लेकिन अभी भी इलास्टिक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया, ये ग्राफ अब हमने काफी दफा डिस्कस कर लिया, तो अब इसमें कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। आइए लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन। द कास्ट आयरन बीम आर यूज्ड इन ब्रिज एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, द लोअर पार्ट ऑफ द बीम इज थिकर देन द अपर पार्ट, व्हाई इट इज बेटर। ठीक है, देखिए इसको समझने के लिए मैं आपको एक आसान एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक हैमर है, एक हथौड़ा है, आप उस हैमर से दीवार पर सुराख करने की कोशिश करते हैं सिर्फ हथौड़े से। क्या आप हथौड़ा दीवार पर मारेंगे तो हथौड़ा दीवार में दाखिल हो जाएगा? नहीं, डेंट डाल देगा, लेकिन सीमेंट को फाड़ कर या ब्रिक्स को, ईंटों को फाड़ कर वो अंदर नहीं जा सकता। ऐसे है ना। तो अगर मैं उस हथौड़े और दीवार के दरमियान एक कील लगा दूं और उतनी ही फोर्स लगाऊं जितनी पहले लगाई थी, तो आप देखेंगे हथौड़ा तो उस फोर्स से अंदर नहीं गया था, कील चला जाता उस फोर्स से। अगर फोर्स एक जैसी है तो फिर इंपैक्ट एक जैसा क्यों नहीं है? यानी फोर्स एक जैसी है, मैंने हथौड़ा मारा तो हथौड़ा दीवार के अंदर नहीं जा सका, लेकिन कील उसी फोर्स से दीवार के अंदर चला गया। उसकी वजह फोर्स नहीं बल्कि उसकी वजह प्रेशर या स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस के बारे में आप लोग जानते हैं, वो फोर्स नहीं होती, वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, होता क्या है, जब कोई चीज बारीक हो तो उसका एरिया कम होगा, और एरिया कम होगा तो सारी की सारी फोर्स उसी एरिया पर आ जाएगी, छोटे से एरिया पर, नोकीले एरिया पर। तो एरिया कम तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाएगी, फोर्स उतनी रहेगी लेकिन एरिया कम तो स्ट्रेस ज्यादा। तो यह वजह है कि जो चीजें नोकीली हो उनमें स्ट्रेस ज्यादा होती है, और जब स्ट्रेस ज्यादा होगी तो वो दूसरी चीजों को तोड़ सकती हैं। जैसे मैंने कील के बारे में बताया कि वो दीवार को तोड़ सकता है, तो बीम के बारे में आप चाहते हैं कि वो स्टेबल रहे। अगर बीम जो है उसका मैं एरिया ज्यादा रखूंगा तो एरिया ज्यादा हो जाएगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगी, और स्ट्रेस कम हो जाएगी तो उसके टूटने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसको पढ़ते हैं। The cast iron beams used in bridges and building construction, the lower part of the beam is made thicker than the upper part to increase the strength of the beam. तो लोअर पार्ट क्यों हम थोड़ा वाइड रखते हैं? अगर आप लोगों ने देखा मेट्रो में जो पिलर्स होते हैं, अगर आपने देखे हो तो वो पिलर्स भी थोड़े से ऐसे होते हैं और नीचे से वो फिर ऐसे होते, शायद आप लोगों ने नोट किया। तो नीचे से उनको काफी थिक रखा जाता है। ठीक है ना। तो ये इस तरह से क्यों रखा जाता है? तो मैंने बताया इससे स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, लेकिन सवाल पैदा होता है स्ट्रेंथ कैसे बढ़ जाएगी? फोर्स तो उतनी की उतनी है, स्ट्रेंथ इस वजह से बढ़ जाएगी क्योंकि फोर्स उतनी है लेकिन आपने एरिया ज्यादा कर दिया, और एरिया का इनवर्स रिलेशन नजर आ रहा है ना। तो एरिया ज्यादा तो स्ट्रेस कम होगी तो बॉडी नहीं टूटेगी। इन ऑर्डर टू डिक्रीज द कंप्रेसिव स्ट्रेस, द सरफेस एरिया ऑफ द लोअर पार्ट इज मेड लार्ज। सरफेस एरिया को हम
ज्यादा कर देते। क्यों? दैट इज थिकर देन द अपर पार्ट विच इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द बीम फॉर कैरिंग लोड अबव इट। तो उससे लोड कैरिंग कैपेसिटी वो बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स ये था शॉर्ट क्वेश्चंस। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।